वेलकम टू माय लेक्चर लर्न विद प्रवीण। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व किया था। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, तो सबसे पहले एक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि किस तरीके से वो सॉल्व होती है। सबसे पहले तो हमको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक की क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये होती क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब ठीक है, अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। इसके दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। दूसरा तो होता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल वैसे एक होता है अर्थमेटिक। ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है, ऐसा कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं है जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सॉल्व ना हो सके, बट जनरली हम इसको ही स्टडी करते हैं, इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस रखते नहीं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है, तो मैं ओवरव्यू देना चाहता हूं ज्योमेट्रिकल मेथड का, फिर हम अर्थमेटिक डिस्कस करेंगे क्योंकि यही है जो हमको सॉल्व करना है। तो उस पर एक बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा, बट एक छोटा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का ग्लिम्स ले लेते हैं। चलो ठीक है, हमको पता है ये होती एक्स एक्सिस, ये होती वाई एक्सिस। जब हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, कुछ इस तरीके से प्लॉटिंग होती है उसकी। ठीक है, हाइपरबोला के फॉर्म में। इस शेप को क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको, हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ये दो जगह पे काटेंगे। एक यहां पर होगा x1 0, ये होगा x2 0। y की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 0 होगी। y की वैल्यू 0 होगी क्योंकि y यहां पर 0 रहता है। ठीक है, अब ये जो x1 और x2 है, ठीक है, जब आप एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, जो कि ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वेरिएबल x। ठीक है, जब आप p x1 रखेंगे तो x ax1² प्लस bx1 प्लस c करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब आप सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी p x1 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि p x1 तो हम क्या मानते हैं, y। तो जैसे ही हम x1 की वैल्यू रखेंगे, जैसे हम x1 की वैल्यू को रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको पता है ये वाली x1 पे ग्राफ है डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू पे। एक पर्टिकुलर जब x1 की वैल्यू आती है तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हमको ग्राफ से भी पता लग रहा है, यहां से भी पता लग रहा है। ये कुछ ऐसा है। सिमिलरली जब हम x2 वैल्यू पे रखेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो x1 और x2 है, ये जो x1 और x2 है, इनको हम क्या बोल सकते हैं, हम मैंने पिछली वीडियो में बताया था जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। जीरोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन यानी p इन x को 0 कर देता है, इसलिए जीरोस बोलते हैं। जीरोस क्या होती है, दो वैल्यू होती है x की, जब हम उसको p x में रखते हैं तो ऑटोमेटिकली इसको 0 कर देता है। और ग्राफ के फॉर्म में भी आपको देखने को मिल रहा है, px यानी कि y को 0 कर देता है। y देखो यहां पर 0 है, ये चीज होती है। ठीक है, अर्थमेटिक में भी हम वही फाइंड आउट करेंगे, x1 और x2। ठीक है, अब जब हम फैक्टराइजेशन मेथड को, जब हम अर्थमेटिक में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। फिर से बोल रहा हूं, कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हैं। ये फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। अब ध्यान देना, फैक्टराइजेशन मेथड में हम निकालते हैं रूट्स। याद रखना, इसके रूट्स और ये जीरोस दोनों एक ही चीज है। रूट्स भी क्या होंगे, x1 और x2। जीरोस क्या होंगे, x1 और x2, ये दोनों क्या होंगे, सेम। रूट्स भी और जीरोस दोनों आपस में सेम होंगे, इनमें कोई अंतर नहीं होगा। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट x और y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेंगे। ठीक है, x1 x2 x3 x4 x5, उस पे y की भी हम निकालेंगे, y1 y2 y3,
y4 y5 और इसको प्लॉटिंग करेंगे जहां पर y इक्वल टू 0 आ जाए, यानी यहां पर 0 आ जाए, सपोज यहां पर 0 आ गया और यहां पर भी 0 आ गया, यानी किस जगह पे y 0 हो गया, x1 और x2 पे, x1 और x2 क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में इसको जीरोस बोलते हैं और वहीं अरिथमेटिक सॉल्यूशन में इसको रूट्स बोलते हैं। तो रूट्स और जीरोस में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों के दोनों एकदम सेम है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो था आपका एक छोटा सा ग्लिम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब बात करेंगे अरिथमेटिक मेथड की। अरिथमेटिक मेथड को मैं अगले जो एग्जांपल में सॉल्व करूंगा, एग्जांपल नंबर 3, उसमें डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। ऐसे थ्योरेटिकल वे में मैं आपको समझा नहीं सकता, तो जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आई विल लेट यू नो। बोर्ड को रख करता हूं, एग्जांपल नंबर 3 लिखता हूं और स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। चलो फाइंड आउट करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² - 5x + 3 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। चलो अब अरिथमेटिक कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इक्वेशन को नोट कर लूंगा, ध्यान से देखना, 2x² - 5x + 3, ठीक है, ये है। अब सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, ये वाला और ये वाला नंबर। पहले इसको जो स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² + bx + c, जिस हिसाब से लिखा जा गया है, x² को पहले लिखा, फिर x को लिखा प्लस c को, उसको उसी फॉर्म में लिख लो सबसे पहले तो, ठीक है। लिख लिया ax² + bx + c, ठीक है। हमको मालूम है a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -5 है, इसको इसका जो कोफिशिएंट है और इसका जो ये जो नंबर है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 2 × 3 which is equal to 6। अब बचा 5। अब -5 को आपको ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबरों में स्प्लिट करना है कि इन दोनों को प्लस करने पे तो -5 है, पर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 6 है। रूट ऐसा कोई नंबर हो सकता है? हो सकता है। कौन सा? -2 -3 और -3 को प्लस करोगे तो -5 आएगा, पर -2 × -3 करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 3 का 6 आ गया, तो 2 और 3। अब ध्यान देना, ठीक है। 2x² -5x को क्या मैं लिख सकता हूं, -2x -3x + 3, -2x -3x सेम ही। अब मैं इन दोनों की ग्रुपिंग करूंगा, फिर लास्ट के दो की ग्रुपिंग करूंगा। यहां से क्या क्या कॉमन निकल रहा है, यहां से 2 कॉमन निकल सकता है, x भी कॉमन निकल सकता है, ठीक है। 2x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 2x² आ जाए, x², 2x × x 2x², यहां पर माइनस रहेगा। जब मैंने 2x पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया तो अंदर 1 ही बचेगा। अब इनकी ग्रुपिंग करते हैं, समझ, इनकी ग्रुपिंग करते हैं। यहां से मैं माइनस बाहर निकाल ले रहा हूं और 3 बाहर निकाल ले रहा हूं, -3, ठीक है। क्योंकि हमें बता रहा हूं -3 मैंने बाहर निकाला, यहां पर क्या बचा x, यहां आएगा -3, सॉरी -1, क्योंकि 3 मैंने बाहर निकाल लिया। -3x -3x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 3 आ गया। अब आप समझना मैंने यहाँ पर माइनस को क्यों निकाला, सर आप +3 भी तो निकाल सकते थे, हाँ, पर मुझे ध्यान रखना है, मुझे ये और ये वाला सेम करना है, यानी ये एक टर्म है, ये एक टर्म, इसमें से मेरे को ये और ये सेम करना है। अब हुआ क्या, अब फिर से ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इनमें से x -1 को मैं कॉमन निकाल लूंगा, बचा कितना 2x - 3, ठीक है। क्या बचा x - 1 2x - 3, ये बचा मेरा, ठीक है। और अब क्योंकि मुझे रूट्स निकालना है तो इक्वल टू 0 करूंगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, y को इवेंचुअली 0 करना है, y को इवेंचुअली 0 करना है कि नहीं करना है, मुझे px को 0 ही तो करना है, ये करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करूंगा, और उससे पहले मैं एक छोटी चीज बताना चाहता हूं, टर्म्स होते क्या है, टर्म्स को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। जब भी कोई एक नंबर लिखा हो, जैसे a + b × c + d × x + b + c, इसमें टर्म कैसे डिफरेंशिएट होती है, टर्म्स हमेशा अलग अलग प्लस या माइनस की टर्म पे ही होती है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म, सॉरी, क्या ये एक टर्म होगी, नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, ये सब एक कंसीडर की जाएगी, ये भी एक टर्म कंसीडर की जाएगी, फिर प्लस है, ये एक टर्म, ये एक टर्म, मतलब 1 2 3 4 5। अब जब भी कॉमन निकालेंगे तो इनमें निकालेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे दिया है ab + b +
और यहाँ पर दे दिया a, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और यहाँ से a को निकालेंगे b प्लस, ठीक है। सपोज यहाँ से a भी कॉमन निकाल देंगे, यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 1 और यहाँ पे लिख देंगे 1। सर यहाँ से भी a निकल गया, दोनों जगह से b भी निकल गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए टर्म को डिफरेंशिएट करना जरूरी है। जब भी कॉमन निकलेगा तो हर एक टर्म में वो नंबर होना जरूरी है जो भी आप कॉमन निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पर दो टर्म थी, दोनों में x - 1 था, तो इसलिए मैंने सिर्फ x - 1 निकाला। जब भी टर्म्स में हमको कॉमन निकालना तो चाहे 2 टर्म हो, चाहे 3 टर्म हो, चाहे 4 टर्म हो, चाहे फिर 10 ही टर्म क्यों ना हो, हर टर्म में वो नंबर या उस वेरिएबल का होना जरूरी है। जब तक उस पूरी की पूरी टर्म्स में, चाहे वो 4 हो, 6 हो, 8 हो या 10 हो, सब में जब एक कॉमन वेरिएबल होगा या कॉमन नंबर होगा तभी हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा जैसे यहाँ पर था ये ABC प्लस BC प्लस A, यहां से मैं ABC को कॉमन नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं सिर्फ यही नहीं निकाल सकता, क्योंकि समझना, क्योंकि ये तीनों टर्म में ABC नहीं है, यहां से कॉमन क्या निकाल सकता हूं A नहीं। हाँ आप इन दोनों का बोलोगे तो हाँ इनमें से मैं BC कॉमन निकाल सकता हूं, A प्लस B ये ब्रैकेट में जाएगा, फिर ये अलग हो जाएगा, यानी ये एक टर्म बन गई, ये एक टर्म, इसको इस तरीके से कर सकता हूं। बट आप बोलो ये BC को मैं कॉमन निकाल देता हूं, A बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर A बचा, ये चीज नहीं होगी सर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना ये दोनों तो टर्म्स आ जाएंगी, ये लास्ट वाली भी ABC हो जाएगी, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए जिन लोगों को टर्म्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो अपना टर्म्स का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। कॉमन कैसे निकाला जाता है, अलग अलग टर्म से कॉमन निकाला जाता है, ठीक है। अब आपने इक्वेट कर दिया इसको, अब x - 1 इक्वल टू 0 अपॉन 2x - 3 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचा कितना, x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, एक तो वैल्यू आ गई। अब जब मैंने 2x - 3 को इधर नीचे भेजा तो मैं x - 1 को भी भेज ही सकता हूं, 0 अपॉन x - 1, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया। तो 2x - 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3 इधर जाएगा तो 3, 2 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x इक्वल टू 3/2, यानी दो वैल्यू निकल के आएगी, 1 और 3/2। कितने निकल के आए, 1 और 3/2, ठीक है, 1 और 3/2। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, यानी p ऑफ x कितना था, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। मैंने क्या बोला, px1 पे 0 हो जाएगा और px2 पे भी 0 हो जाएगा, यानी कि p ऑफ x1 कितना है, 1। अब एक बार ट्राई करके देखो, 1 का स्क्वायर माइनस 5 ऑफ 1 प्लस 3, 1 1 सा 1, 1 2 सा 2, माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ 3, 2 प्लस 5 माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0। देखो p ऑफ 1 पे 0 हो गया। सिमिलरली वैसे जब आप p 3/2 डालोगे, जैसे p1 इक्वल टू 0 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए आपके रूट्स, ठीक है, जो इस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम निकालेंगे इसको, अब इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये ग्राफ समथिंग समथिंग यूं जा रहा है, यानी x1 कहां पर है, 1, और ये है 3/2, यानी समथिंग 3/2 इज 1.5। अगर ये 1 है और अगर ये 2 है तो ये 1.5, ठीक है, 0। ये दो ग्राफ है, मतलब सॉरी एक ग्राफ है, दो पॉइंट है, ये हो गया y इक्वल टू 0। देखो यहां पर y क्या है, p ऑफ x, ठीक है, तो y इक्वल टू p ऑफ x1 पे क्या होगा, 0 होगा, तो यहां पर 0 है। y इक्वल टू p ऑफ x2 पे क्या होगा, 0 होगा, देख लो यहां पर 0 है। इस तरीके से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को भी निकाला जाता है। होप आपको एग्जांपल नंबर 3 समझ में आ गया। लेट्स मूव टुवर्ड एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 में क्या हो रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन को मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। इफ आई एबल टू सॉल्व इट, इफ नॉट फिर वीडियो देखो, और अगर आप सॉल्व कर लेते हो देन आल्सो
अब इस वीडियो को देखो, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6x² - x - 2 = 0। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको नोट डाउन करेंगे इधर, ठीक है, ये हो गया। हमने बोला सबसे पहले उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है, एकदम परफेक्ट लिखी हुई है। अब मैं 6 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, इसको और इसको, कितना हो जाता है 12। अब मैं -1 को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करूंगा कि दोनों को प्लस करने पे कितना है, -1 है, पर इंटू करने पे 12 है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। आओ देखते हैं, एक +4 ले लो, एक -3 ले लो, सॉरी एक ये ले लो, -4 ले लो, +3 ले लो, सॉरी ये माइनस है ना, -5। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये माइनस है, तो 6 इंटू -2 क्या हो जाएगा, -12, ठीक है। अब हमको -1 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि दोनों को प्लस करने पे ये आए और प्रोडक्ट करने पे ये आए। क्या हो सकता है, -4 और 3। तो -4 और 3 को जब आप प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिकली -1 ही आता है, ठीक है। बट इंटू करेंगे, -4 इंटू 3 कितना होगा, -12 होगा। देखो आगे, अब चलो स्प्लिट करते हैं, ठीक है। 6x² - x को मैं क्या लिखने वाला हूं, -4x + 3x - 2 = 0, ये लिखूंगा, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहां से इन दोनों की ग्रुपिंग कर लूंगा, तो यहां इसका देखो ध्यान से, x तो कॉमन निकलेगा, साथ साथ 2 भी कॉमन निकलेगा। कैसे, ठीक है, 6 है तो 6 2 के टेबल में आता है, ठीक है, और 4 भी 2 के टेबल में आता है, 2 निकाल सकता हूं मैं कॉमन। तो 2 3 का 6 होता है x, तो 2 3 का 6, x into x, x² 6x² होगा यहां पर, x तो कॉमन निकल गया, बचा 2, तो 2x into -2 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, x into x -4x। अब यहां से कॉमन ले लूंगा, यहां से तो कुछ निकल नहीं रहा, तो 1 ही निकालूंगा, तो 3x - 2। देखो यहां पर ऑटोमेटिकली कॉमन हो गया। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, पहले 4 टर्म थी, हमने इसको 2 टर्म में रिड्यूस कर दिया। अब 3x - 2 कॉमन लेंगे, यहां पर बचा कितना, 2x + 1 = 0, ये बचा। अब हम क्या करेंगे, 3x - 2 = 0/2x + 1, ठीक है, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो 3x - 2 उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा, x = कितना हो जाएगा, 2/3, या तो आ गया आपका x1। अब एक बार आपने इसको नीचे भेजा तो एक बार इसको नीचे भेजिए, 2x + 1 = 0/3x - 2 = 0, तो 2x + 1 = 0, 2x = -1, x = -1/2, x = -1/2। आपकी वैल्यू निकल आएगी, क्या है, -1/2 और 2/3 दो हो गए। यानी जब आप जो p of x है वो क्या था, 6x² - 4x प्लस ऑफ माइनस ऑफ x -2 ये था। तो जैसे ही आपने px1 रखा, यानी कि 6x1² - x1 - 2, यानी कि x1 की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो 2/3 रखा, ऑटोमेटिकली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वैसे ही जब p = -1/2 रखोगे, ये 0 हो जाएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि 2/3 और 1/2 माइनस, ये क्या है, जीरोस बोल लो या रूट्स बोल लो, एक ही चीज है, दोनों सेम थिंग है। हम रूट्स इसमें क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने इसको फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स से निकाला है, इसलिए हम इसको रूट्स बोलते हैं। जब हम ग्राफिकल मैट्रिक्स से निकालते हैं, क्योंकि ये y को 0 कर देती है, इसलिए हम इसको x1 x2 को जीरोस बोलते हैं। सिंपल, बस इतना। अगर आपसे पूछे जीरोस और रूट्स में कितना अंतर है, अगर आप इसको फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स से निकालते हैं तो इसको रूट्स बोलते हैं, और अगर आप ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन से निकालते हैं तो आप इसको जीरोस बोलते हैं। बट है दोनों एक ही, आप चाहे इसका निकालना नंबर सेम ही आएंगे। ये कह सकते हो जीरो और रूट्स दोनों के दोनों सेम होते हैं। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 5, ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 5 सॉल्व करते हैं।
एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, 3x² माइनस 2 √6x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर क्या है, 5 है, एनसीईआरटी का। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये। अब समझना कि थोड़ा सा आपको देखने में घबराहट होगी क्वेश्चन को, बट डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बल्कि इस टाइप के क्वेश्चन और ज्यादा सिंपल होते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या है, px, ठीक। अब आप स्प्लिट करेंगे। अब सबसे पहले तो सेंट्रल फॉर्म में लिखा है, हाँ बिल्कुल लिखा है। अब आप 3 into 2 करेंगे, 6। अब -2√6 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस करने पे तो ये आए और इंटू करने पे 6 है। अब ध्यान से सुनना, -√6 -√6 प्लस करने पे तो -2√6 आएगा, और -√6 इंटू -√6 तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, √6 इंटू √6 6 होता है, ये तो पता ही होगा। √x इंटू √x इज ऑलवेज इक्वल टू x। अगर मैं माइनस माइनस लगा दे रहा हूं तो ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा, ठीक हो गया। देखो कितना सिंपल है ये। तो 3x² माइनस ऑफ, मैं इसको कैसे स्प्लिट करने वाला हूं, 1 और 1 में, यानी √6x माइनस ऑफ √6x प्लस 2, ठीक है। अब क्योंकि मैं इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहा हूं तो px को कैसे करूंगा, 0, ठीक है। तो यहां से मैं इनकी ग्रुपिंग करूंगा, यहां से इनकी ग्रुपिंग करूंगा। सबसे पहले मैं यहां पर x को तो बाहर निकालूंगा ही निकालूंगा, आप बंद करके x को लिख देना है आपको, ठीक है। अब देखने की जरूरत है क्या, और मैं क्या निकाल सकता हूं कॉमन, समझने की कोशिश करिए। यहां से सबसे पहले देखिए, अगर मैं यहां से 3 को कॉमन निकालता हूं, समझ लो, ध्यान से देखना, 3 को मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहां पर कितना बचेगा, x, 3x इंटू x 3x² हो जाएगा, ठीक है। अब कहानी है यहां पर क्या आएगा, ठीक है, यहां पर क्या आएगा, अभी आप इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, क्या आएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। आप √6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो इसको और सिंपल वे में बताऊंगा, समझ। जब आपको ये रूट में होना तो इनको भी रूट में करो, करो रूट में करो। 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 यानी कि √3 का स्क्वायर, वैसे लिखो √3 का x, ठीक है, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस ऑफ √6x माइनस ऑफ √6x, वैसे 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे लिखो, सबको रूट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इजी पड़ेगा। अब समझना, क्या मैं स्पेशल लिखता हूं, √2 इंटू √3x, ठीक है, आपको पता होगा √m इंटू √n इज ऑलवेज इक्वल टू √mn। तो वैसे ही मैंने √6 को, चल और ले, √6 को मैं लिख सकता था √2 इंटू 3, मैं इसको √2 इंटू √3 भी लिख सकता हूं, ठीक है, इस तरीके से। वैसे ही मैंने √2 इंटू √3 लिखा, x लिखा, माइनस ऑफ √2 का स्क्वायर लिखा इक्वल टू 0। अब समझ लो, यहां पर √3x बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है, √3x मैंने बाहर निकाल लिया, दोनों जगह इस बार भी √3x है। यहां पर 2 थे तो मैंने 1 निकाल लिया, यहां पर कितना बचा, √3x, यहां पर क्या बचा, √2, यहां से मैं √2 है तो मैं √2 निकाल लूंगा, बचा कितना, √3x माइनस ऑफ √2। अब ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, यहां से √3x ये कॉमन निकाल लूंगा, √3x माइनस ऑफ √2 ये निकाल लिया, ये पूरा निकाल लिया, बचा कितना, √3x, यहां पर कितना बचा, ये निकाल लिया तो √2, समझना। अब एक बार में √3x माइनस ऑफ √2 को
0/√3x। अच्छा एक बात नोटिस करिए आपने, √3x माइनस ये स्क्वायर हो गया आपस में, ठीक है, बट नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जीरोस। तो √3x माइनस ऑफ √2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू √2/√3, ये हो गया, ठीक है, x1 की वैल्यू। सिमिलरली आप x2 की वैल्यू भी कैसे निकालोगे, अभी आपने इस वाले को नीचे 0 करा था, अब इस वाले को 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0/√3x माइनस ऑफ √2, दोनों के दोनों सेम है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x2 भी कितना आ जाएगा, √2/√3। देखो दोनों वैल्यू सेम आई, ठीक है, सेम आई। तो p ऑफ √2/3 पे 0 हो जाएगा, ये इधर समझ में आ गया होगा, दोनों वैल्यू सेम आई, x1 और x1 इक्वल टू x2 आएगा। अगर अपन इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे जाएगा, जिसने मेरी पुरानी वीडियोस देखी थी उनको पता होगा कि जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो कैसे आता है, इस तरीके जाएगा, बस एक सिंगल टच मारेगा और चला जाएगा, यानी दोनों उसके x1 और x2 एक ही जगह पे लाई करेंगे, सिंगल जगह पे 0 आएगा। यानी जब आप ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से जाएंगे, यानी डिफरेंट x1 x2 x3 की वैल्यू रखेंगे, तो मैंने क्या बोला था, y आपको दो जगह 0 मिलता है, बट इस केस में आपको एक ही जगह 0 मिलेगा, यानी x1 जो कि क्या था, √2/3 इस जगह पे मिलेगा आपको, ठीक है, √2/3 इस जगह पे मिलेगा आपको। बट सर दो जगह पे क्यों नहीं मिला, यहाँ पर दो वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड है, तो दो वैल्यू आई है, दोनों सेम ही है, यहाँ सबको एक एक मिलता है, क्योंकि ग्राफ से सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगी, क्योंकि एक ही जगह 0 हो रहा है ना भाई, एक ही वैल्यू पे 0 हो रहा है भाई। जब x1 की x की एक ही वैल्यू x1 पे y इक्वल टू 0 हो रहा है, तो हमको दो x1 और x2 क्यों मिलेंगे जहां पर दोनों की वैल्यू सेम है, समझना। जब हम ग्राफिकल मेथड में प्लॉटिंग करेंगे डिफरेंट तो हम दो बार सेम वैल्यू लेंगे क्या, सपोज x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 नहीं लेंगे, तो दो बार 0 कैसे मिलेगा, यहां तो सर एक ही वैल्यू पे दो बार 0 आ रहा है ना, नहीं आ रहा, समझना। तो हम अगर दो बार सेम वैल्यू लेंगे तभी 0 आएगा, है ना, बट हम जब ग्राफिकल मेथड डालते हैं तो डिफरेंट वैल्यूज डालते हैं, तो एक ही बार 0 मिलेगा हमको, यानी यहाँ पर सिर्फ एक ही x1 मिलेगा। बट हम उस जगह पे क्या अज्यूम करेंगे कि है तो दो रूट्स तो दो हैं, बट एक जगह पे 0 कर रहे हैं, यानी दोनों रूट्स, जैसे कि ये बताया मैंने, x1 और x2 एक ही पॉइंट पे, सिमिलर पॉइंट है। हाँ, अगर ये यूं काटता तो 2 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, ये यूं काटता है तो 2 पॉइंट मिलते हैं, बट ये सिम टच करके चला गया तो एक ही पॉइंट मिलेगा जहां पर y इक्वल टू 0 हो रहा है। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 5। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 6 की, ठीक है। Example number 6. Find the dimension of the prayer hall discussed in section 4.1. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल। ठीक है, 4.1 में जब भी डिस्कशन किया हुआ था वो निकालेंगे, ठीक है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो उसमें आपको एक इक्वेशन मिली होगी, वो इक्वेशन कैसी थी, 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाई थी, और साथ ही साथ हमने क्या बताया था, ठीक है। अब पुराने वाला एग्जांपल में जाइएगा 4.1, ठीक है, एक मिनट मैं 4.1 निकालता हूं।
ठीक है, तो हमने वहां पर उस जगह पे ब्रेथ तो हमने क्या माना था, x माना था, लेंथ कितना था 2x + 1, और हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ड्राइव किया था। ये एक्सरसाइज नंबर 4.1 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है 2.1, ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हम निकालेंगे लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू। अब आप समझना, सबसे पहले तो हम x क्यूब निकालना चालू करेंगे, ठीक है। अब 2 × 300 कितना हुआ, 3 2 6, 600 माइनस था तो यहां पर माइनस आ गया। अब समझना यहां पर क्या है, x है, यानी हमको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है इसको कि ये क्या हो जाए, क्या हो जाए, 600 हो जाए। तो अब आप समझने की कोशिश करना, अब आपको दो नंबर निकालना मुश्किल हो गया। मैं थोड़ा सा अब इस बार को उसको बड़े तरीके से लिखता हूं। आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, ठीक है। अब आपको 1 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि दोनों को प्लस करने पे तो 1 है, बट दोनों नंबर को इनटू करने पे कितना है, 600 है। ये चाहते हो आप, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, कैसे बताता हूं मैं, देखो मैं इसको करूंगा फैक्टराइज करूंगा, कैसे, 2 300 सा, 2 150 सा, 2 75 सा, ठीक है, 3 2 सा 6, 3 5 सा 15, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5। समझ लो 600 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5, ठीक है, ये लिख सकता हूं। अब इसमें से हमको ग्रुपिंग करनी है इस तरीके से कि देखो, जब आप इन तीन की ग्रुपिंग कर लो, इन तीन की ग्रुपिंग कर लो, तब भी वही आएगा, इन दो की ग्रुपिंग कर लो और इनकी सबकी एक साथ ग्रुपिंग कर लो, तब भी 600 आएगा। बस आपको ग्रुपिंग इस तरीके से करनी है कि उन दोनों को प्लस माइनस करने का बना जाए। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले इनकी ग्रुपिंग करके देखते हैं, इनकी करके देखते हैं। ये कितना हो गया, 8 हो गया, इनटू 3 5 सा 15, 15 5 सा 55 से कितना होता है, 75। प्लस माइनस करने पे बना रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल गलत ग्रुपिंग। चलो अब थोड़ा सा बड़े नंबर ले लेते हैं, चलो और इनके ले लेते हैं। 2 2 सा, ये तो हो गया 8 8 3 सा 24, ये हो गया 5 5 सा 25। इनको समझना, क्या इनको प्लस या माइनस करने पे बना सकता, आ सकता, हाँ 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 24 और 5। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, यानी 25 माइनस और 24 करें तो 1 हमको मिल सकता है, पर इनटू करने पे तो 600 तो आ ही रहा है। 24 25। अब समझना कि हम इसको 25 माइनस ऑफ 24 लिख सकते हैं, प्लस 25 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 1, और 25 इंटू माइनस ऑफ 24 माइनस ऑफ 600 भी होगा, यानी हमको हमारे नंबर मिल रहा है 25 और 24। अब मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, 2x² प्लस x को मैं लिख सकता हूं 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि मुझे 0 चाहिए, ये था अभी px, तो px मुझे क्या करना है, 0 करना है, तभी तो रूट्स निकलेंगे। अब मैं यहां से क्या क्या, इन दोनों की ग्रुपिंग करूंगा, इन दोनों की ग्रुपिंग कर सकता हूं, और चाहूं तो मैं इसकी और इसकी ग्रुपिंग कर लूं, इसकी और इसकी ग्रुपिंग कर लूंगा, जैसा भी आपका मन हो। मैं फिलहाल इस बार मैंने हमेशा इन दोनों की ग्रुपिंग ली, इस बार मैं इनकी ग्रुपिंग लेता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे इन दोनों में ज्यादा कॉमन निकलता नजर आ रहा है एज कंपेयर टू इन दोनों से, ठीक है। इन दोनों में ज्यादा कॉमन निकलता नजर आ रहा है क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, और वैसे ही मुझे इन दोनों की ग्रुपिंग में से कम, इन दोनों की ग्रुपिंग में से ज्यादा नंबर निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि 25 का मल्टीपल होता है 300, इसलिए। चलो मैं साथ लिख लेता हूं। आप अगर इन दोनों, सर क्या बोलते हैं, इन दोनों इसकी ग्रुपिंग करने को और इसकी ग्रुपिंग करने में गलत आंसर आएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं आएगा गलत आंसर, आंसर आपका एग्जैक्ट सेम आएगा, ठीक है। बट फर्क इतना है, सिंपलीफाई हो जाएगा इन दोनों को साथ लिखने से। 24x प्लस 25x माइनस ऑफ 300, समझ लो। अब यहां से मैं क्या क्या कॉमन निकाल सकता हूं, x तो डेफिनेटली निकलेगा, 2 भी निकलेगा। अब यहां पर क्या बचा, x बस इतना ही निकल सकता है, 2x into x 2x² माइनस ऑफ x तो बाहर निकल गया, 2 भी इसमें से बाहर निकल गया, 2 12 से 24 होता है, ये आ गया। अच्छा अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। अब यहाँ पर हमको मालूम चल चुका है कि अंदर क्या आने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है इधर कुछ कॉमन निकालने के बाद इधर अंदर भी क्या आना चाहिए, x माइनस 12 ही आएगा, क्योंकि तभी फिर हम इनमें से x माइनस 12 को बाहर खींच के निकालेंगे, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं x को कॉमन निकाल लेता हूँ और 25 को भी कॉमन निकाल लेता हूँ, क्योंकि 25 का मल्टीपल 300 है, 25 ये तो आई थिंक समथिंग
सर हाँ, मैं यहाँ से x को कैसे कॉमन निकाल सकता हूँ, ये x हो गया, ठीक है। मैं 25 को कॉमन निकाला क्योंकि x को तभी कॉमन निकाल सकते हैं 300 के पास x होता है, 300 के पास x होता है ना, तो 25 into x, 25x हो गया। अब माइनस ऑफ, मुझे तो मालूम है भाई यहाँ पर 12 आने वाला है, बट एक बार क्रॉस वेरीफाई करने के लिए 25 into 12 कितना होता है, 25 into 12 कितना होता है, दिमाग लगाओ। 25, अब इसको इंटू करने का तरीका 10, 12 को लिख लो 10 plus 2, 25 into 10 250, 25 into 2 50, 300। देखा आ गया। तो कभी कभी है ना, जैसे आप इस इधर मल्टीप्लाई करने वाले तो 25 into 12, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपको हो सकता है मुश्किल होती है, वैसे तो कुछ लोग भी बड़ा इजी होता, बट मेरा कहना है इसको 10 plus 2 लिख लो, तो 250 plus 50 which is equal to 300, ये 300 हो गया, ये हो गया 12, ठीक है। अब इस टर्म में से x minus 12 को बाहर निकाल लूंगा, ठीक है। कितना बचा, 2x plus 25, ठीक है, ये आ गया। अब मैं कंपेयर करूंगा तो x minus 12 को 0 upon 2x plus 25 लिख दूंगा, which will be 0, x equal to 12, ठीक है। अब मैं एक बार इसको नीचे भेजूंगा, ये कितना हो जाएगा, 2x plus 25 which is equal to 0 upon x minus 12 which will be 0, 2x equal to minus of 25, x is equal to minus of 25 upon 2 which is equal to minus 12.5। अच्छा मुझे एक बार बताओ, ये तो आया minus 12.5, अच्छा मुझे अब एक बार बताओ, सिंपल सी बात, कभी भी लेंथ माइनस में हो सकती है? कभी भी लेंथ माइनस में हो सकती है? नहीं, लेंथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, ये जीरो से स्टार्ट होती है। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नापना स्टार्ट करूं, ये अगर 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये तो होगा नहीं बीच में -3 मीटर आ जाएगा, या बैक जाऊंगा भाई, लेंथ कभी भी नेगेटिव होती नहीं है। नेगेटिव लेंथ क्या होती है भाई, मैं अगर सर इस साइड नापूं, अरे भाई मैं कोई प्लॉटिंग थोड़ी ना कर रहा हूँ कि इस साइड जाऊंगा तो माइनस हो जाऊंगा भाई, इस साइड में नापूंगा तो मैं लेंथ ही नाप रहा हूँ ना, ये भी 1 मीटर है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, याद रखना ये बात, हमेशा याद रखना। लेंथ, एरिया, ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यहां पर लिखेंगे हम लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x equal to minus 12.5 is not valid. So x equal to breadth कितनी है 12 और लेंथ कितनी थी 2x plus 1। आपने पुराना मेरा क्वेश्चन उठा के जाके देखो, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर x की वैल्यू डाल दी 2 into 12 plus 1, ये हो जाएगा 24 plus 1, ये हो जाएगा 25। आपकी लेंथ कितनी आ गई 25, ब्रेथ भी आ गई आपकी कितनी 12, ठीक है। यानी आपको एक रेक्टेंगल का जो डायमेंशन था, या फिर जो बोल रहे थे पेरियर वॉल का डायमेंशन, ठीक है, लेंथ 25 है, ये 12, यहां से लेंथ यहां से 25 हो गई, ये हो गई 12। देखा, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, हमने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करा, हमने x की वैल्यू निकाली और हमने उसकी लेंथ निकाल दी। आप चाहो तो इसका एरिया भी निकाल सकते हो, वैसे तो एरिया दिया भी गया था। अब आपको समझ में आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है, इसके क्या यूज हो सकते हैं, मुझे मालूम है आपको समझ में आ रहा है। तो ये लेक्चर नहीं करता, यहाँ पर हमने एग्जांपल सॉल्व करे एक्सरसाइज 4.2 के पहले वाले। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरी की पूरी एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। और मैं ये चाहता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट, मेरा पढ़ाने का तरीका, और अगर आप चाहते हो कि कुछ थोड़ा सा इंप्रूव होना चाहिए, माइट में हो सकता है कि मेरी राइटिंग, हो सकता है कि मेरी रेट ऑफ स्पीच, राइट, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ और चीज़ सुधार करनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए मुझे क्या चीज़ सुधारनी चाहिए, आई विल इम्प्रूव डैट। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, आई विल लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।